नमस्कार। आज हम जातिगत जनगणना पे बात करेंगे। हमारे साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सर हैं। इनसे हम जातिगत जनगणना के बारे में सुनेंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, जो जातिगत जनगणना ये देश के लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों देश को, समाज को और जनता के लिए ज़रूरी है जातिगत जनगणना? धन्यवाद नवल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जनगणना का उद्देश्य ही होता है जातिगत जनगणना, वरना तो यह जनगणना करे ही नहीं। जनगणना का मतलब क्या होता है? जन की गणना, जन की गणना। ये सर्वेक्षण नहीं होता। इसमें हम एक एक व्यक्ति को पूरे देश में घूम घूम कर उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। यही तो जनगणना है। और अगर हम इस देश के 80% या लगभग 78% आबादी की जनगणना ही नहीं करेंगे, तो उस जनगणना का वास्तविक अर्थ क्या है? ये तो पैसे की सिवाय बर्बादी या लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा या दुनिया की एजेंसियों को दिखाने के अलावा ये कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। और जब आप जनगणना करते हैं तो लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम जातिगत जनगणना सभी का कर देंगे तो इससे देश में जातियों के बीच नफरत फैल जाएगा। तो मेरा सवाल है कि इस देश में आप 100 साल से ज़्यादा समय से, यानी कि 1871 से इस देश में आप दलित आदिवासियों के इकट्ठे कर रहे हैं आंकड़े, उनके जातियों के आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। क्या आज उसकी वजह से इस देश में वैमनस्यता फैल गई क्या? और जो लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि जातिगत जनगणना जो है जनगणना की मूल आधारशिला होनी चाहिए, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे अगर हमारे घर में मान लिया जाए कि एक मैं कोई फंक्शन कर रहा हूँ और मैंने खाना बनाने वाले को या रहने के लिए जिनको मैंने लोगों के ठहरने के लिए प्रबंध करना है किसी होटल्स को, ये ना बताएंगे कि हमारे कितने गेस्ट होंगे, तो वो होटल में कितने आदमी के रहने की सुविधा बना करेंगे। जो खाना वाला रसोईया है वो आने वाले व्यक्ति के लिए कितने व्यक्ति के, 2 आदमी के, 200 आदमी के, 2 लाख आदमी के, कितने आदमी के बताएंगे। जनगणना भी ठीक उसी तरह है। जब आप इस देश के आंकड़ों को ही पता नहीं चलेगा आपके बारे में, आप उनके बारे में, तो कैसे आप उनके विकास के लिए नीतियां बनाएंगे? तो ये तो सीधा मूर्ख बनाने वाली बात हुई। और एक तरफ तो सरकार जो है वो जनगणना करना नहीं चाहती है जातियों के, और दूसरे तरफ ये कहते हैं कि फलाने जातियां जो है बहुत समृद्ध हो गए, उसको अब इस वर्ग से निकाल दीजिए, तो फलाने को उस वर्ग में डाल दीजिए, इसको उठाकर दलित में डाल दीजिए, दलित को उठा के ओबीसी में डाल दीजिए। तो ये जो आपका भी नैरेटिव अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो आप वही चीज़ें आप आंकड़ों के हिसाब से करिए ना। आपके नैरेटिव जो है आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। कोर्ट में जाते हैं न्याय मांगने कि भाई पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो आंकड़े कहाँ है? अभी आपने एक ओबीसी के लिए एक निर्धारित करने के लिए एक नियम था कि वो कौन निर्धारित करेगा, इसके पावर केंद्र के पास होना चाहिए, स्टेट के पास होना चाहिए। तो आपने पावर तो ओबीसी निर्धारित करने के लिए राज्यों के पास दे दिया, लेकिन बिना आंकड़ों के आप कैसे कह सकते हैं कि कौन से आदमी जो है वो दलित है, कौन सी आदिवासी है, कौन सी पिछड़ी जातियों में आनी चाहिए, या कौन सी सवर्ण है? अगर आपको लगता है कि पिछड़ी वर्ग के कुछ लोग सवर्ण हो गए हैं, या दलित वर्ग के, या आदिवासी वर्ग के, तो आप आंकड़े इकट्ठा करके आंकड़ों के बल पे ही तो उसके बारे में आप नैरेटिव कर सकते हैं। जब तक आप आंकड़े ही इकट्ठा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इन आंकड़ों से आपको डर लगता है। डर किस चीज़ का लगता है? कि जो सच है वो भेद खुल जाएगा। जो आपने लगभग 100 साल के आसपास, 90 साल हो गए हैं, 31 के बाद से ये आंकड़े नहीं इकट्ठा किए गए हैं पिछड़ी जातियों के लिए, उनकी संख्या बल इतनी है कि आप इस वर्ग को मूर्ख बनाकर
आपस में लड़ाना चाहते हैं और उसको कभी वर्गीकृत को पुनर्वर्गीकृत कर कर आप इस देश की आम जनता और पिछड़ी जातियों को खास करके लड़ाकर इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है, इस समाज को आज भी नहीं लगता है कि उसकी जनगणना से ही उसके अधिकार सुनिश्चित होंगे, तो ये बड़ी दुख की बात है कि जब तक आपके बारे में समाज को, जैसे कोई वर्ग, मैं तो कहता हूँ कि कोई जो XYZ जातियाँ हैं वो अगर इतनी समृद्ध हो गई है और उसको आरक्षण के दायरे में नहीं आना चाहिए, उसको दूसरे दायरे में चला जाना चाहिए, तो आप इसका आधार तो जातिगत जनगणना होगा आपके लिए। तो जो ये कहते हैं कि अब आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्यों उसके विरोध में है? उसको तो पक्ष में होना चाहिए कि भाई एकदम जातिगत जनगणना हो, चाहिए कि फलानी जातियाँ में तो इतने लोग समृद्ध हो, उसको निकाल दो आरक्षण के लाभ से। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पिछड़ी जातियों में जिस समय आप क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिए, उसी समय आपने उस वर्ग को दो पार्ट में बांट दिया। एक वो जो समृद्ध है और दूसरा वो जो समृद्ध नहीं है, चाहे वो किसी भी जातियों का, उसका पूरे वर्ग को आपने पूरे जातियों, जो वर्ग के अंदर जितनी भी जातियां हैं उसमें समृद्ध और बिना समृद्ध, समृद्ध मतलब जो क्रीमी लेयर में आते हैं, और बिना समृद्ध जो उसके ऐसे तबका है जिनको कि मौलिक अधिकार से जो वंचित है। तो जब आपने पहले ही वर्गीकृत कर दिया है तो फिर इतनी डर किस चीज़ की? आप उसकी काउंटिंग करिए, और काउंटिंग करके आप आज भी उन्हीं वर्गों को लाभ दे रहे हैं जो उसमें कमज़ोर है। मजबूत को तो पहले आपने, और जहाँ तक उच्च वर्ग की बात है तो आपने असंवैधानिक EWS आरक्षण लगा दिया। असंवैधानिक कहने का मतलब बहुत सारे तथ्यों में असंवैधानिक इसलिए भी है क्योंकि संविधान में जब आरक्षण का प्रावधान हो रहा था और आरक्षण जब सुनिश्चित किए जा रहे थे वर्गों के बीच में, तो उसके सिर्फ दो आधार निर्धारित किए गए थे, और वो आधार थे शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन। ये शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन क्या होता है? सामाजिक पिछड़ापन ये होता है कि अगर आप किसी जातियों के बारे में नाम लें, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि कोई फलाने जातियाँ हैं, तो आम आदमी, आम जनता की निगाह में या तो उनके लिए हीन भावना जनरेट हो जाएगी, या सम्मान से उसके पाँव या जी और इस तरह के शब्द निकल जाएंगे। तो ये सामाजिक पिछड़ापन है। जैसे एक दलित अगर राष्ट्रपति भी बन जाए तो उनके मंदिर में प्रवेश होने से जो मंदिर है या देवता है वो छुआछूत के शिकार हो जाते हैं और उनको गंगा जल से पवित्र किया जाता है। अगर एक पिछड़ा कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके बाद भी वो अपना घर छोड़ता है, तो उस घर को गंगा जल से शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई दलित आज भी शादी में घोड़ी चढ़ना चाहता है तो उसको इसलिए नहीं घोड़ी चढ़ने दिया जाता था, उसकी वजह सिर्फ एक थी कि ऐसी जाति में उन्होंने जन्म लिया जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं हो और वो जन्म से ही निम्न समझा गया। तो ये है जिसको हम कहते हैं सामाजिक पिछड़ापन। और जब कोई पिछड़ा है तो वो अपने अधिकार कैसे सुनिश्चित करवाएगा? इसीलिए संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आरक्षण का मतलब क्या होता है? अधिकारों का आरक्षण। जो कमजोर वर्ग है वो अपना अधिकार तो ऐसे ले नहीं सकते हैं, तो उस अधिकार को कैसे मिले? तो संविधान उस कमजोर वर्ग का संरक्षण करता है। जैसे हमारे घर में अगर कोई बच्चा है या बहुत वृद्ध है तो वो लाचार होते हैं, वो अपने से अपने देख रेख नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं? उसके विशेष ध्यान रखते हैं, उसके बच्चों को गोद में रखते हैं, उसको समय समय पर खाना खिलाते हैं, या वृद्ध माता पिता हैं तो उसकी देखभाल करते हैं। यानी जो कमजोर वर्ग है उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है, इसीलिए संविधान में इस आरक्षण की व्यवस्था की गई। शैक्षणिक पिछड़ापन क्यों? उसका मौलिक आधार क्या होना चाहिए कि उस वर्ग को आरक्षण मिले? हो सकता है कि वो सामाजिक तौर पर भेदभाव का शिकार हो, लेकिन शिक्षा का उस समाज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रचुरता है तो हो सकता है कि उसको उसकी जरूरत नहीं होगी। इसलिए इसका दूसरा जो आधार बनाया
कि उसमें जो शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, यानी जिसमें शिक्षा का अभाव है, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जहां से आप हर लड़ाई को जीत सकते हैं। यानी कि दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई आज तक आविष्कार ही नहीं हुआ है, सबसे बड़ा आविष्कार है। सभी आविष्कारों की जननी है शिक्षा। और जब आपको कोई वर्ग शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है तो आपको जीवन जीने के अधिकारों से वंचित करता है और मनुष्य से आपको जानवर बना देता है। अच्छा सर, एक और सवाल है। अब जैसे जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से चल रही है, उसी बीच में कुछ लोग ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिया है कि जातिगत जनगणना से पहले आर्थिक जनगणना जरूरी है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जातिगत जनगणना पहले होना चाहिए या आर्थिक जनगणना होना चाहिए, या दोनों महत्वपूर्ण है, या दोनों में से एक? जहाँ तक आर्थिक जनगणना का सवाल है, वो हमेशा जब से जनगणना शुरू हुआ है आज तक होता आया है। बिना आर्थिक, आपके यहाँ जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आपके घर में लैपटॉप है कि नहीं है, आप टीवी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते, आप बाइक पे चढ़ते हैं कि कार पे चढ़ते हैं, आप मोबाइल कौन सा यूज़ करते हैं, जब ऐसे सवाल हम पूछते हैं, आपके घर पक्का का है या कच्चा का है, आप रेंट पे रहते हैं कि अपने ओन, तो इसका मतलब क्या है? मैं आपका आर्थिक सर्वेक्षण कर रहा हूँ। तो ये तो हर जनगणना में होता ही होता है, तो इसमें अलग से होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसमें पूछा जाता है कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आप कितनी तक ग्रेजुएट हैं कि नहीं है, अंडर ग्रेजुएट, सब कुछ तो पहले से डाटा है। और ओबीसी की जो जनगणना है उसमें तो सिर्फ 2 ही चीज़ की जनगणना और करनी है। दलितों के लिए इतने दिन से आपने जनगणना की, आदिवासियों के लिए की, तो कौन सा इस देश में जात हम तो शादी ब्याह, खाना पीना, उठना बैठना आज भी तो इस देश के 99.99% अपनी जातियों में ही करते हैं। इससे तो जातिवाद फैला नहीं, ना ही जाति में नफरत फैल गई। तो किसी समाज को उसका अधिकार ना दें, इसलिए उस समाज को और पूरे अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए किसी बहुसंख्यक समाज को उस देश में अगर आप उनकी जनसंख्या गिनती नहीं करके उसको उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, तो इससे बड़ा जुर्म कोई हो नहीं सकता है 21वीं सदी में। अच्छा, एक और सवाल है सर। अभी जब जातिगत जनगणना की मांग होने लगी तो केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के कई सारे मंत्री और नेताओं ने बोला कि इस देश में 1980 के आसपास जातिगत जनगणना हुई है, जिसका डेटा जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय अरुण जेटली केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो उन्होंने हर स्टेट से वो रिकॉर्ड मांगा था। किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने आज तक वो रिकॉर्ड इन्हें मुहैया नहीं कराया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना दलित आदिवासी को छोड़कर दूसरे किसी जातियों का कभी नहीं हुआ, और ये जनगणना पहली बार इसके लिए प्रोविज़न जो है 2011 जो जनगणना हुई थी उसके अंदर पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण के साथ जातिगत जनगणना, ये दोनों आंकड़े इकट्ठा करने थे। अब इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोगों को मालूम नहीं है। इसमें क्या है कि जनगणना का एक कानून है जो जिस एक्ट के द्वारा जनगणना किया जाता है, ये 1948 में पास हुआ था। हमारे देश में जो आज़ाद भारत में जनगणना हो रही है, और उसके तहत जब आप जनगणना करते हैं तो ये आपकी बाध्यता होती है कि वो आंकड़े आप आम जनता को मुहैया कराए। और जो 2011 में जो कांग्रेस ने दबाव के बाद भी जो जनगणना कराई, उसको विखंडित करके 3 टुकड़ों में करवाई, और उसमें आर्थिक जो सर्वेक्षण करवाया कास्ट सेंसस के साथ, उसको पहला तो डाटा डिजिटल था वो, यानी कि जब मन हो और जहां मन हो उसको मॉडिफाई कर लें आप अपने हिसाब से, कन्वीनियंटली तरीके से। दूसरा, ये जनगणना और सर्वेक्षण जो भी था जातियों का, वो 1948 का जो जनगणना एक्ट है उसके अधीन नहीं था। यानी आपकी बाध्यता नहीं थी कि कोई पब्लिक अगर कोर्ट में जाती है और आपसे कहती है कि आप उस जनगणना के आंकड़े जारी करें, तो वो जनगणना के आंकड़े सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो आंकड़े करे या ना करे। और इसीलिए वो जनगणना होने के बाद भी जहां की मैनिपुलेशन के पूरे उनके पास अधिकार था,
उस जनगणना के आंकड़े आज तक जारी नहीं हुए। और तो इस तरह का खेला अगर इस बार भी फिर प्रधानमंत्री जी कह देते, मान लिया आज के आंदोलन के दबाव में आके हम जनगणना करेंगे और फिर से डिजिटल जनगणना करके ईवीएम की तरह हैक और मैनिपुलेशन हो गया, तो उस जनगणना का कोई मतलब ही नहीं है। तो जनगणना वैसा मैं यहाँ रखूँगा। जैसे आपने डिजिटल जनगणना की बात की, डिजिटल जनगणना पे बता दीजिए। जैसे सब कुछ हर जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सारे ऑफिस को डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी सारे डेटा कंप्यूटर, लैपटॉप यहाँ रहेंगे। तो अगर हम जातिगत जनगणना भी होता है और डिजिटल रूप में आता है, तो इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, ये हमारे दर्शकों को बता दें। इसमें डिजिटल का मतलब ये है कि उस आंकड़ों से आप छेड़छाड़ कर सकते हैं और जैसे कि आप ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए वैसे ही आप डिजिटल एक्वायर्ड डाटा के साथ अपने सुविधा के हिसाब से खिलवाड़ कर सकते हैं। और जैसे मान लिया जाए कि वास्तविक डाटा ओबीसी का आपको पूरे भारत में 60% आया, तो आपको मन नहीं है 60% दिखाने का कि ओबीसी की जागृति आ जाएगी, तो उसमें से आंकड़े को 60 को 36 कर दिया, 40 कर दिया, जो मन आपको लगा कि कॉन्फिडेंट है, जिससे कि वो 27% आरक्षण जो दिया है उसको वो वैलिडेट करके आपके सामने बता पाए, नहीं तो ओबीसी तो इतना ही है, इतने ही इसलिए डिजर्व करता है। तो इसीलिए डिजिटल, अब भाई अगर डिजिटल ही जनगणना होना था तो बाकियों का और वास्तविक जनगणना का है पेपर में, हार्ड पेपर में कर रहे हैं, उनका भी डिजिटल ही कर देते। अच्छा, एक और सवाल है सर, संख्या के अनुपात में भागीदारी के संबंध में आपके क्या विचार है? क्या यह देश में आगे परिवर्तन का आधार बन सकता है? इसके अलावा इस देश में परिवर्तन का दूसरा कोई आधार ही नहीं है। और सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों जनसंख्या के आधार पर लोगों को हक हुकूक जो है मिलना चाहिए। उसकी वजह ये, जैसे देखिए ये पूरा जो देश होता है वो एक छोटे से घर का बड़ा रूप होता है। और आप देखे होंगे कि आपके घर में एक जैसे गार्जियन पिताजी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पुश्तैनी संपत्ति एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। मान लिया जाए कि हमारे पिताजी जो थे उनके 4 लड़के थे, एक मान लिया जाए कि पॉलिटिशियंस थे, दूसरा मान लिया जाए कि डॉक्टर इंजीनियर थे, तीसरा जो ऐसा मान लिया जाए कि व्यापारी थे, और चौथा मान लिया जाए किसान मजदूर थे। पिताजी को 4 एकड़ ज़मीन थी और बंटवारे के लिए हमने एक समझदार व्यक्ति जज साहब को बुलाया, कहा कि भाई साहब आप हम भाइयों में ज़मीन का बंटवारा 4 एकड़ का कर दीजिए। तो वो किस आधार पर जनगणना हमारे भाइयों का बंटवारा करेंगे? वो सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि पिताजी की कितनी ज़मीन थी, आप कितने भाई हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि आर्थिक आधार टोटल बकवास है और पेट आर्थिक आधार पर नहीं बांटे जाते हैं। तो मतलब बेसिक राइट्स जो है वो आर्थिक आधार पर नहीं बांटे जा सकते हैं। जब आप घर में बंटवारा सिर्फ इस पर करते हैं कि घर के कितने सदस्य हैं, कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, उनके बीच आपके पैतृक संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। तो देश जो है उसी घर का एक बड़ा रूप है, तो उसके संसाधनों का बंटवारा भी सिर्फ और सिर्फ एक आधार पर ही किया जा सकता है जिसको न्याय कहते हैं। अन्याय के तौर पर आप भाई में भी बंटवारा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पढ़ा लिखा मजबूत होगा, छोटे कमज़ोर का हिस्सा मार ले, वैसे ही देश में भी आप यही कर सकते हैं। तो जब तक ये जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको अधिकार, जल जंगल जमीन, शिक्षा, धर्म और पैसा, व्यापार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, जो पावर के स्रोत हैं उसमें जब तक उनका उस प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इस देश में न्याय कतई स्थापित नहीं हो सकता है और समाज में कुछ वर्ग बहुसंख्यक वर्ग का हमेशा शोषण करता रहेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा। जैसे बहुत सारी बातें आपने रख दी, हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो किताबों की तरफ नहीं जाती है, वो ज़्यादातर गूगल करेगी या व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करेगी।
अब आप ही देख लीजिए, अभी जिस तरह से बीजेपी के बहुत सारे छुटभैया नेता, गांव देहात वाले एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, जो कि गलत है। इससे पहले के आर नारायणन एक दलित होके राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी वाले उन्हें नकार के अभी मौजूदा राष्ट्रपति को बोलते हैं कि सिर्फ बीजेपी ने बनाया है दलित राष्ट्रपति। और दूसरा बात ये बोलती है कि बीजेपी ने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया, बहुत सारे ओबीसी को मंत्री बनाया। इस पे आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, युवाओं से मेरा निवेदन है कि ज्ञान वो नहीं जो आप कहीं से पढ़ लेते हैं, ज्ञान वो भी नहीं कि आप मोटे मोटे ग्रंथों को रट जाते हैं। ज्ञान वो है जब उनमें पढ़े हुए, लिखे हुए और सुने हुए चीज़ों में सही और गलत का बोध करना आपको आ जाता है। वो ज्ञान है, वो शिक्षा है। और वो जब तक आपके अंदर नहीं है, किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। तो युवाओं से मेरा विनती है कि वो पढ़ें सब कुछ, लेकिन उसकी विवेचना अपने विवेक के आधार पर करें और उसमें से सही और गलत में विभेद करना अपने चिंतन और मनन से सीखें। दूसरी बात, जहाँ तक आपने एक पार्टी विशेष की बात की कि उसके लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, देखिए वास्तविकता तो आपको तभी समझ में आएगी जब आपके पास पहले से, जैसा आपने बताया कि उससे पहले भी बनाए गए और अब भी बनाए गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक नेता कौन बनाए गए, इससे हम किसी व्यक्ति का कतई भी आकलन ना करें। हम इस चीज़ से व्यक्ति का आकलन करें कि जो व्यक्ति कह रहा है और जो व्यक्ति कर रहा है उसमें फ़र्क क्या है। क्या एक दलित राष्ट्रपति होकर अपने दलित समाज के उत्थान के लिए कुछ किया है? अगर किया है तो वो दलित कहलाएगा। अगर एक पिछड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर जातिगत अपने जातियों के अधिकार को दिलवा सकता है तो वो पिछड़ा कहलाएगा। लेकिन अगर वो पिछड़ा व्यक्ति होकर उच्च वर्ग के उत्थान के लिए और पूंजीपतियों के उत्थान के लिए पूरे देश को बेच देगा तो वो व्यक्ति पिछड़ा आदमी नहीं, वो अगरा व्यक्ति से भी ज़्यादा अगरा कहलाएगा। ये सोच और जो ये असली मामला जो है वो आपके विचार का है। व्यक्ति जन्म से सर्टिफिकेट के तौर पर जातिवादी होता है, लेकिन कर्म से वास्तविक जातिवादी होता है। तो जब आप जिस वर्ग से आए हैं उसके उत्थान के लिए जातिगत जनगणना नहीं कर सकते, आज तक आप उनके आरक्षण को उसके अनुपातिक आधार में लागू नहीं करवा सकते। आप इस देश के संसाधन, उसके खेत खलिहान को अगर आप दूसरे वर्गों में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कैसा दलित और कैसा पिछड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं उम्मीद करूंगा उन युवा पीढ़ियों से कि ये वीडियो देखेंगे और उन्हें जातिगत जनगणना के बारे में समझ होगी, इस देश की राजनीतिक में समझ होगी, उन्हें भविष्य में क्या करना है उन चीज़ों की समझ होगी। फिर से मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।